ओला की तरफ से उसके मालिक ने कुछ बोला तो क्या वो एक छोटे व्यक्ति हैं या हम छोटे व्यक्ति हैं? भैया हम छोटे व्यक्ति हैं, वो बड़े व्यक्ति। चीज़ों को समझना, ना तो कोई चार्ट की एनालाइज, ना कोई ग्राफ, ना कोई टारगेट, सिर्फ बक बक। तो चार्ट पर पहले लेते हैं हम। बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, बहुत बड़ा मैं करोड़पति आदमी नहीं हूँ, पर मेरे विचार जो हैं वो बहुत ऊंचे लेवल कर हैं। विधि को आपको समझकर चलना पड़ेगा। कपिल देव जी ने एक बड़ी बात कह दी अडानी ग्रुप के अंदर, यानी कि गौतम अडानी के लिए अनुसार हम चल रहे हैं। इसलिए विजय केडिया साहब की एक बात समझना, उन्होंने कई लोगों को इसलिए लगा रखा है कि देश विदेशों में क्या न्यूज आ रही है उनके टेबल पर होनी चाहिए, और मैं वो सारी चीज़ें आपको टेबल पर दे रहा हूँ। न्यूज आ रही है, बड़े बड़े चैनलों पे आ रही है, किसी के बारे में आ रही है, क्या ये हमारे लिए कुछ फिजूल है? अगर कुछ ओला ने कहा तो क्या ये हमारे लिए फिजूल है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, बात करेंगे एनबीसीसी की, और बात करेंगे सर शुगर सेक्टर की, रेणुका शुगर की, क्विक कॉमर्स के बारे में समझेंगे, और बात करेंगे काफ़ी सवालों में जो घिरा रहता है कि ये शेयर 2 रुपये में ही क्यों है, जीटीएल इंफ्रा, इसके बारे में भी बातचीत आज हम करेंगे। देखो तो कल मैंने आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई थी, और आपको पता है कि मेरी जो भी वीडियो होती है न्यूज़ पर आधारित होती है। क्या जो न्यूज़ आ रही है बड़े बड़े चैनलों पे आ रही है, किसी के बारे में आ रही है, क्या ये हमारे लिए कुछ फिजूल है? अगर कुछ ओला ने कहा तो क्या ये हमारे लिए फिजूल है? ओला की तरफ से उसके मालिक ने कुछ बोला तो क्या वो एक छोटे व्यक्ति हैं या हम छोटे व्यक्ति हैं? भैया हम छोटे व्यक्ति हैं, वो बड़े व्यक्ति हैं, और बड़े व्यक्तियों की बात अगर कोई बता रहा है और उसको वो बेकार लग रही है किसी को, तो वो फिर छोटे से भी बहुत छोटा व्यक्ति है। बात समझना कि अगर कल मैंने ट्रम्प के बारे में ये बताया कि उन्होंने एक चेतावनी, भारत के अंदर जो भारतीय वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर वो टैक्स भी ज़्यादा लगा सकते हैं, तो ये जो राष्ट्रपति सुपर पावर जिनके देश में है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये चीज़ बोली, क्या ये चीज़ हमें समझनी नहीं चाहिए? क्या ये चीज़ किसी को बकबक लग रही है? सुजलॉन एनर्जी के कल जो टारगेट 100 रुपये के किसी ने दिए, 86 के दिए, ये न्यूज बेस थी, और ये बताना किसी को बकबक लग रहा है? कल एक कमेंट आया है सर, चीज़ों को समझना, ना तो कोई चार्ट की एनालाइज, ना कोई ग्राफ, ना कोई टारगेट, सिर्फ बक बक। तो चार्ट पर पहले लेते हैं हम। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सेबी रजिस्टर्ड हम है नहीं, यहाँ पर किसी को हम टारगेट दे नहीं सकते, चार्ट पर हम किसी को उलझा नहीं सकते। जो चीज़ हमें आती है उसका भी 10% ही हम बता सकते हैं, 90% तो दबा के रखनी पड़ती है बातें। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो हैं नियमों के अनुसार नहीं हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ लैपटॉप खोलकर कुछ अलग अलग चीज़ें बता दूं, जैसे बहुत से लोग बताते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा ना चार्ट के एनालाइज, ग्राफ, ये सारी चीज़ उन्होंने मुझे बता दी, और बाद में लिख दिया बग 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 बग। तो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला ये बग बग था, जो ये ओला के मालिक ने बोला क्या ये बग बग था, जो JSW एनर्जी की बड़ी चैनल पर न्यूज आई क्या ये बग बग है? क्या आपको मोटिवेशनल चीज़ें बताना, समझाना, बाजार में बचकर रहना, टिप्स से दूर रहना, क्या ये बग बग है? तो ऐसे व्यक्ति जो कमेंट करते हैं, सबसे पहले चीज़ समझो, अगर मैं चार्ट के एनालाइज तब करता तब मुझे इसके लिए कुछ चीज़ें करने की छूट होती। दूसरी बात, अगर मेरे गुरु ही चार्ट से नहीं खेलते तो मैं क्यों खेलूंगा? मेरे गुरु कौन है? विजय केडिया साहब गुरु हैं मेरे, राकेश झुनझुनवाला गुरु हैं, राधा कृष्ण दमानी जी गुरु हैं, वरुण वफट जी मेरे गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? क्योंकि उनके बारे में जब भी मैंने सुना, जब भी उनका इंटरव्यू देखा, ना तो उन्होंने अपने लैपटॉप में हमें कुछ चार्ट के बारे में समझाकर ये बताया कि विजय केडिया साहब ने पटेल इंजीनियरिंग से एग्जिट कर लिया या एंट्री कर ली, या वीआईपी इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एंट्री कर ली, क्या चार्ट दिखाकर उन्होंने करी है? और आज वो व्यक्ति कहाँ है जो इस तरीके से सिर्फ एक न्यूज बेस और फंडामेंटल को समझकर इतने टॉप पर है? तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उस अनुसार हम चल रहे हैं। इसलिए
विजय केडिया साहब की एक बात समझना, उन्होंने कई लोगों को इसलिए लगा रखा है कि देश विदेशों में क्या न्यूज आ रही है उनके टेबल पर होनी चाहिए, और मैं वो सारी चीजें आपको टेबल पर दे रहा हूं, और उसमें लोग कह रहे हैं भैया हमें नहीं आती चार्ट की एनालाइज, हम नहीं कर सकते, हमारे नियमों के अनुसार नहीं है, हमारे गुरु जो काम करते हैं हम उस पर वर्क करते हैं। तो उन्हें तो अपना रास्ता पहले से चैनल से बदलना पड़ेगा अपना। यहां टिप्स की खोज में आते हो, वो हम बताने के लिए हमें कोई भी चीज नहीं है कि हम बता सकते हैं। काफी लोगों के चैनल डिलीट हो रहे हैं, ये आप सबको पता है। तो फिर किस चीज से कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज वो चीज, ये चीज वो चीज, समझो कुछ चीजों को तो हमें समझना पड़ेगा ना। तो आज मैंने इतनी जल्दी आपको ये चीजें बताई, ये सिर्फ एक कमेंट के ऊपर बताई जो मुझे चुभा नहीं है, बल्कि मुझे उनकी नॉलेज पर थोड़ा सा लगा कि वो इस विधि को नहीं समझे जो विधि हम समझा रहे हैं। तो उस विधि को आपको समझकर चलना पड़ेगा। कपिल देव जी ने एक बड़ी बात कह दी अडानी ग्रुप के अंदर, यानी कि गौतम अडानी के लिए। उन्होंने कहा कि जो वो उस मुकाम पर हैं, कुछ लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते तो वही लोग उंगली उठाते हैं। समझ रहे हो इस बात का? अब मैं कोई यहाँ बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, बहुत बड़ा मैं करोड़पति आदमी नहीं हूँ, पर मेरे विचार जो हैं वो बहुत ऊंचे लेवल कर हैं। तो आज कपिल देव ने क्या कहा है कि गौतम अडानी के ऊपर उंगलियां जो वही उठाते हैं जो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरे ऊपर, आपके ऊपर जो सब सही लोग हैं, उंगलियां वही उठाएंगे जो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ कपिल देव ने मेरी बातों को पुष्टि कर दी है। तो हम चार्ट से नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारे चार्ट्स के खेलने वाले हमारे सामने बड़े बड़े जो हम जिसको फॉलो करते हैं वो अपने नॉलेज पे वर्क करते हैं, है ना। तो उन स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। एनबीसीसी को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है जो 300 करोड़ रुपए करीब का है, और उनको ये ऑर्डर अपने कई वर्क ऑर्डर के अनुसार मिला है। जो वो 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर तो उन्हें इंडियन ऑयल की तरफ से मिला है, बाकी का ऑर्डर उन्हें अलग अलग तरीकों से मिला है, जो करीब एनबीसीसी को 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये न्यूज़ अभी आई है, इसलिए मैंने आपको छोटे तरीके से ये बता दिया। दोनों एक्सचेंजों को एनबीसीसी ने ये न्यूज़ दी है, जहां उनको 300 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला। ओला की रणनीति जो आज 20 दिसंबर को होने वाली थी, जहां एक रिकॉर्ड बनने वाला था, जो 3200 और नए आउटलेट यानी कि शोरूम स्टोर नेटवर्क खोलने की दिशा के साथ जो न्यूज आई थी, उस न्यूज का आज कोई भी कुछ चीज होते हुए नहीं देखने को मिली। और प्लान चेंज हुआ तो 25 दिसंबर 5 दिन बाद क्रिसमस के दिन पर ओला की तरफ से एक न्यूज निकल कर आई कि वो अपने स्टोर को 4000 स्टोर तक पहुंचा देंगे और रिकॉर्ड बना देंगे। ये एक न्यूज निकल कर आई है। वर्तमान में ओला के पास 800 स्टोर हैं, ये आप समझकर चलना। 3200 और जुड़ने थे, 4000 होने थे, ये 4000 अब होंगे 25 दिसंबर को। तो क्या ये नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, न्यूज बेस दे रहा हूँ, तो क्या ये हमें समझना नहीं? जो आज होना था वो अब 25 दिसंबर को हो रहा है। पहलुओं को जिस दिन हम समझते जाएंगे, देखो जब आप मेरे से दिल मिलाते जाओगे ना, उमंगे आपके अंदर ऐसी ऐसी जाग जाएंगी जहां आप खुद एनालाइज करने बैठ जाओगे। एक ही न्यूज को कई लोग अलग अलग ढंग से सोच सकते हैं, और न्यूज के अंदर जब आप खो जाएंगे ना, तो इसका महत्व तो बहुत समझ में आएगा आपको कि क्या चीज़ वोडाफोन आइडिया में हो रही है, क्या सुजलोन में हो रही है। कल मैंने सुजलोन में आपको एक चीज़ कहा था कि भैया स्टॉप लॉस भी है, वहाँ समय भी आया है, टारगेट का समय भी आया है, सब कुछ समय आया है। तो ये भी तो हमें समझना चाहिए कि अगर किसी ने कहा कि कोई शेयर 25 रुपये जाएगा, आज वो शेयर 20 रुपये है, तो 5 रुपये के उछाल आप सिर्फ उछाल नहीं समझ सकते, आपको गिरावट भी देखनी है, वहाँ गिरावट भी समझनी है। ये एनालाइज करके देखो आप, क्योंकि जब हम अंदर से इमोशनल होते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। और जब वोडाफोन आइडिया ने कहा कि 17 सर्किलों के अंदर कुछ जगह जगह उसने अपने 5G की चीज़ों को सही किया, तो वहाँ से लोग बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि एक वो बड़ा काम हो रहा था। पर ये भी थोड़ा सा ये पूरे इंडिया में फैलने के लिए वक्त लगेगा, और उसको पैसों की है ज़रूरत। तो उन पहलुओं को जब जब लोग समझते जाएंगे, तब तक वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, टिप्स से दूर रहिए, खरीदने बेचने वाली नीतियाँ जो आपको बताता है उससे दूर रहिए। सेबी की नज़रों से कोई भी नहीं बच पाता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, उन विधियों के साथ बिल्कुल भी ना रहिए कि कोई आपको टिप्स की चीज़ों के साथ अपने द्वारा उलझाए। तो
तो साफ सुथरा काम करना, न्यूज बेस देखकर आपको चीज़ों को समझकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जोमैटो का मार्केट कैप मैं आपको बताऊं, टाटा मोटर्स से भी ज़्यादा हो गया है। टाटा मोटर्स की आपको बसें देखने को मिलेगी, ट्रक देखने को मिलेंगे, ईवी कारें देखने को मिलेगी, वाणिज्यिक हल्के और भारी वाहन देखने को मिलेंगे। क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा आपको टाटा मोटर्स का। और उसके बावजूद भी जोमैटो जो एक ऐप के द्वारा संचालित होती है, उसका मार्केट कैप टाटा मोटर्स से ज़्यादा है। वैसे ये न्यूज़ कल की है, पर आज का अगर हम मार्केट कैप देखें तो ऊपर नीचे हो सकता है। टाटा मोटर का मार्केट कैप जो है 2,66,532 करोड़ करीब का बता रहा हूं मैं है। वहीं पर अगर हम जोमैटो का देखें, सर ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट होने में समय लगता है। तो वहीं पर जोमैटो का आज की स्थितियों से मैं आपको बता रहा हूं, तो जोमैटो का है 2,72,236 करोड़ का। यहां पर आपको समझना चाहिए कि जोमैटो जो है अपनी फूड डिलीवरी के साथ साथ जो इसका क्विक कॉमर्स का बिजनेस है ना सर, ये बिजनेस जो है धूम मचाता जा रहा है। और इसी के कारण ही जो इनका ब्लिंकिट है, मैं आपको बताऊं, जो चंद मिनटों में ही जरूरत का सामान पहुंचा देता है। तो यहां क्विक बिजनेस जो है, क्विक कॉमर्स जो है फल फूल रहा है और कई कंपनियां इसके ऊपर वर्क कर रही है भैया, जैसे कि आपका स्विगी, ज़ेप्टो या फिर आपका जोमैटो और एक दो अन्य हैं। तो क्विक कॉमर्स एक तरीके से बढ़ता हुआ व्यापार है, जहां चंद मिनटों में, घंटों में ज़रूरत का सामान वहां तक पहुंच जाता है जो कोई व्यक्ति सिर्फ मोबाइल से ऑर्डर कर रहा है, लेके नहीं आ रहा है, घर पे आ रहा है। और नई नई स्कीम के साथ तो ये क्या होगा, ये फैल रहा है, ये चीज़ें फैल रही हैं। तो जो भी इस पे वर्क कर रही है कंपनियां, वो आगे जाकर बेनिफिट में ही रहेगी। पर एक चिंता का विषय और है सर, आपके गली मोहल्ले, आपके शहरों के अंदर जो किराना दुकानदार है ना भैया, वो बहुत परेशान है इससे। और यहीं से अंदाजा लगाइए कि अगर दुकानदार परेशान है, वैसे तो उनकी रोजी रोटी के अंदर प्रॉब्लम है, पर अगर वो परेशान क्विक कॉमर्स की वजह से हैं, तो क्या मतलब है कि एक बिजनेस चल रहा है, दूसरा बिजनेस कम हो रहा है। अगर क्विक कॉमर्स के बारे में देखें तो एक सर्वे किया है भैया, आपने मैंने नहीं किया है सर्वे, ये सर्वे किया है जेपी मॉर्गन ने। और जेपी मॉर्गन ने कई इलाकों के अंदर करीब 50 दुकानदारों से इस तरीके से बात की, और जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, सबने अपने अपने अनुसार अपनी अपनी स्थितियों को बताया। और कई ने कहा कि हाँ उनकी बिक्री कम हुई है, आप परसेंटेज यहां देख लेना। और कुछ ने कहा है कि उनकी बिक्री जो है क्विक कॉमर्स के द्वारा कम हुई है। इससे पहले भी ई कॉमर्स के द्वारा तंगी झेल पा रहे थे ये किराना के दुकानदार, और आज आपको क्विक कॉमर्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी है। तो कुछ ने कहा है कि सरकार को इसके अंदर भी कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि चीज़ें अच्छी हो सके, हम उनके लिए भी, क्योंकि वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं। पर 25% लोगों ने यह भी कह दिया कि वो क्विक कॉमर्स को भी टक्कर दे रहे हैं। चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए, उस दिन अलग नीति आपके अंदर आ जाएगी। यानी कि ज़्यादा परला किसका भारी है कि क्विक कॉमर्स की वजह से बिक्री घटी है, और वहाँ पर एक नतीजा आ रहा है क्विक कॉमर्स। तो अब क्विक कॉमर्स में कौन कौन कंपनी वर्क कर रही हैं, ये आप खुद भी देख सकते हो। अमेजॉन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अब तो फ़ोन पे भी एक ऐप लेके आया अपना। स्विगी पहले ही महारत हासिल करता, जोमैटो तो और अपनी अच्छी स्थितियाँ बनाता है। तो जोमैटो को तो अपने ऐसे कारोबार से ही टाटा मोटर से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है। तो वो रणनीतियाँ जिस दिन हमें समझ में आ गई, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में कंपनियाँ काम करती है, पर ये अंदरूनी तौर से मैंने आपको ये समझाया। पर ये भी किसी किसी को लगेगा बग। तो भाई बग अगर अलग वे में जा रही है तो वो बग हो जाती है, अगर वो किसी चीज़ को समझाने के लिए वे में जा रही है तो वो अलग नीतियों के साथ हो जाती है। कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि राम का बिजनेस अगर प्रॉब्लम में आ रहा है तो वो उसके कर्जे के ऊपर आ रहा है। तो एक ने इस पे भी कमेंट किया कि क्या राम जी क्या करते। देखो सर, दिल में होती है प्यार मोहब्बत, राम किसी का भी नाम हो सकता है। आप अपने हृदय से अगर किसी को अपना रहे हैं तो आप उसको राम भी बोल सकते हैं, पर वो राम का चरित्र आपके अंदर भी उमड़ना चाहिए।
मैं आज कुमार विश्वास जो हैं, आपको पता है कवि हैं बड़े, और वो रामायण अच्छी सुनाते हैं। उनकी रामायण में सुनता ही हूँ, वो मैंने फिर से सुनी तो वहाँ कहीं भी उन्होंने राम जी का जी नहीं लगाया, राम जी के आगे राम बोला है उन्होंने। तो श्रद्धा सुनने में नहीं, श्रद्धा देखने में होती है। तो जब आप देखोगे, जब आप समझोगे कि वो राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। शुगर सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आप सबको पता है कि चीनी का जो निर्यात है वो 2022-23 वित्त वर्ष में ही पाबंदी की ओर था कि चीनी नहीं निर्यात की जाएगी। ये एक न्यूज़ थी, इस पे वर्क हो रहा था। तो चीनी पे अभी निर्यात पे पाबंदी है, और वो इस कारण से था ताकि घरेलू आपूर्ति की चीज़ों को पूरा करना और जो रेट होते हैं उस पर कंट्रोल करना। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये न्यूज़ है 2-4 दिन पुरानी, लेकिन मैं फिर भी आपको आज बताऊंगा क्योंकि आज हम शुगर सेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा समझ रहे हैं। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आए कि इस सीजन के अंदर 20 लाख मैट्रिक टन चीनी का निर्यात चीनी मिलें कर सकती हैं। ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, भारतीय चीनी मिल संघ के द्वारा बताई जा रही है। तो इस सीजन से हो सकता है कि 20 लाख मैट्रिक टन की छूट जो है निर्यात के लिए दी जा सकती है। तो इस पर भी विशेष तौर पर हमें आगे की न्यूज़ देखनी पड़ेगी। जितनी भी देश के अंदर चीनी मिलें हैं वो एक और चीज़ से फेमस होती जा रही हैं, जो है एथेनॉल। और एथेनॉल के ऊपर कई सहकारी समितियां यानी कि सरकारी मिलें या फिर आपको निजी कंपनियां भी एथेनॉल पर वर्क करती हुई देखने को मिलती है। तो सहकारी समिति या फिर निजी मिलें जो हैं उन्होंने एथेनॉल के लिए भी अपनी अपनी मिलों के अंदर निवेश किया है। और एक न्यूज़ निकल कर ये आ रही थी कि सरकार जो है सहकारी समिति यानी कि सरकारी चीनी मिलों को एथेनॉल की सोर्सिंग के लिए प्राथमिकता दे सकती है। और अगर प्राथमिकता सहकारी समिति मतलब सहकारी चीनी मिलों को मिलेगा तो फिर निजी कंपनी के अंदर ये थोड़ी प्रॉब्लम के विषय बन जाते। तो एक CNBC आवाज़ के अंदर अतुल चतुर्वेदी जो हैं अध्यक्ष जो हैं किसके, रेणुका शुगर के, उन्होंने ये कहा है कि तो इस चीज़ को मान रहे हैं कि भैया सिर्फ सहकारी समिति चीनी कंपनियों को ही इस तरीके की जो प्राथमिकता सरकार देगी वो इसको, यानी कि ये ऐसा हो नहीं सकता। तो यानी कि दोनों के लिए वो चीज़ें कर रही हैं। OMC जो है, जो तेल विपणन कंपनियां होती हैं, वो अगर सहकारी समिति जो चीनी मिलें होती हैं उनसे एथेनॉल लेंगी तो निजी कंपनियों के ऊपर यहाँ फर्क भी पड़ेगा। तो इसके ऊपर उन्होंने आश्वासन दिया है, रेणुका शुगर के अध्यक्ष ने ये आश्वासन दिया है कि भैया इस तरीके से जो भी चीज़ें हो रही है उन्हें नहीं लगता कि ये सिर्फ उनके लिए होगी, ये दोनों को सामान्य भी हो सकती हैं। तो यानी कि एथेनॉल के लिए आपको पता ही है नंबर 1 कौन है, यह है रेणुका शुगर। और रेणुका शुगर के अध्यक्ष जब इस तरीके से बोलेंगे तो यानी कि कहीं ना कहीं जो OMC है वो दोनों से ही एथेनॉल ले सकती है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो न्यूज़ पहले नेगेटिव थी इसका थोड़ा सा पॉजिटिव बनाते हुए रेणुका शुगर के अध्यक्ष ने ये चीज़ें हमें समझाई हैं कि भैया हम भी लाइन में हैं, है ना। तो दीर्घकालीन जो भी चीज़ें निजी कंपनियां से जो भी अनुबंध है एथेनॉल के लिए OMC का, वो सुचारू रूप से चालू ही रहेगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप रेणुका शुगर की चीज़ों को देख रहे हैं तो वो अपने आप में अच्छी खासी कंपनी है, पर अभी भी लॉस कर रही है। पर पिछले बार से लॉस इस कंपनी ने कम किया है। कुछ भी चीज़ों को पाने के लिए समय लगता है, और जो भी कंपनियां उस मकसद से वर्क कर रही हैं जो आगे जाकर वो चीज़ होने वाली है, तो उसके आज के उतार चढ़ाव से हमारा कोई भी वास्ता दिल तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हम सितंबर 2023 की कंपनी की सेल्स देखें तो 2555 करोड़ की सेल्स थी और 206 करोड़ का कंपनी का लॉस था। अभी भी कंपनी लॉस करती जा रही है। बीच में कंपनी ने अपनी सेल्स को भी बढ़ाया है, पर देखने को ये भी मिल रहा है कि साल दर साल कंपनी की सेल्स फिर भी ग्रोथ में है, चाहे भले ही वो 11 करोड़ की ग्रोथ में हो। तो सितंबर 2024 में कंपनी ने 2566 करोड़ की सेल्स कर दी थी
और करीब 23 करोड़ कंपनी ने लॉस कर दिया था। तो कंपनी ने साल दर साल सेल्स को थोड़ा सा बढ़ाया और अपने लॉस को काफ़ी कम करा है कंपनी ने। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी का रिजर्व माइनस में है। कंपनी के पास जो उधार है 5,610 करोड़ का उधार है। प्रमोटर की चीज ये देखने को मिलेगी, कंपनी के अंदर प्रमोटर जू के तू बने पड़े हैं जो करीब 62.48% है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 4.25%, डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 10.12% और इसके अंदर पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम किया है जो करीब 23.15%। तो ये आज मैंने रेणुका शुगर और शुगर सेक्टर से संबंधित उन सारी चीज़ों को आपको समझाया जो आपको समझना जरूरी था। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोग जीटीएल इंफ्रा से दिल लगाकर बैठे हैं और वो दिल इस तरीके का है कि इस शेयर के बढ़ते ही मुस्कुराहट हमारे चेहरों पे आ जाती है और जैसे ही गिरता है तो सवाल की चीज़ों के साथ उमड़ती चीज़ें जाती हैं। कुछ ही पैसों का अपर सर्किट, कुछ ही पैसों का लोअर सर्किट, कुछ ही पैसों में ये शेयर घूम रहा है। इसी तरीके से इस शेयर ने करीब 2013 में करीब 2 रुपये करीब का था, ये उससे नीचे भी आया, 2 रुपये करीब का था मान लो, और आज 2024 चल रहा है, यानी कि 11 साल के अंदर शेयर फिर भी 2 रुपये में ही है ना। और कंपनी की चीज़ों को भी आप समझो, जिस चीज़ के लिए वर्क करता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, वो आज छाया हुआ है। यानी कि 4G फिर 5G, यानी 4G और 5G में जब इतना ज़्यादा वर्क हो रहा है, जहाँ पर BSNL भी 4G की बड़ी तैयारी में लगी पड़ी है, वोडाफोन आइडिया 5G के लिए बड़ी धूम मचा रहा है, दूसरा एयरटेल जियो भी आपको 5G के लिए बड़ी चीज़ों के साथ वर्क कर रहा है, और उस दौर पे जीटीएल इंफ्रा का शेयर 2 रुपये में घूम रहा है। जहाँ लोग कहते हैं सर टावर के लिए टावर, सर आज तो ज़माना है इसका, आज टेलीकॉम सेक्टर का ज़्यादा ज़माना है। अब तो 6G आएगा और जब 5G के चीज़ों के साथ ही 2 रुपये में घूम रहा है तो क्या इसके पास वर्क है, क्या कि इस पे चीज़ें हैं जो ये पनप नहीं पा रहा है। देखो सर, उस वक्त चीज़ें हो सकती थी कि जब ये 2013 के अंदर कई चीज़ों के साथ प्रॉब्लम में आया, उस वक्त 2G का ज़माना था। आज तो 3G को हटाकर 4G का ज़माना आ गया है और 5G तेज़ी के साथ उमड़ रहा है। तो आज हम 5G में घूम रहे हैं, 6G की हम तैयारी कर रहे हैं। तो उस वक्त इस कंपनी का शेयर 2 रुपये में घूम रहा है। तो वो चीज़ें आगे जिसको समझ में आ रही है वो कमेंट कर सकता है। तो इसलिए पहले वजूदों को जब हम नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ओला ने जो अपनी डेट आज 20 तारीख की बताई थी वो बता दी उसने 25 दिसंबर। अब देखना है कि उस तारीख तक ये रिकॉर्ड बनाता है या नहीं बनाता अपने स्टोर खोलकर। एनबीसीसी को एक 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला जो उसने एक्सचेंजों को बताया है। रेणुका शुगर की तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ओएमसी जो सहकारी समिति को प्राथमिकता दे रही है उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि निजी कंपनी ने भी निवेश किया है, उस तरफ भी देखना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इस सीजन से 20 लाख मैट्रिक टन जो है चीनी का निर्यात हो सकता है, ये भी न्यूज़ निकल कर आ रही है। क्विक कॉमर्स के बारे में आज मैंने आपको अलग ढंग से समझाया, तो उन नीतियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। चार्ट के बारे में बताकर किसी के प्राइस में खरीदवा कर कहीं बिकवा कर ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे गुरु ये काम नहीं करते। तो उन विधि को भी आपको समझना। तो जिस चीज़ के भी ऊपर वीडियो बनाइए सारी न्यूज़ है, आपको भी ये न्यूज़ मिल जाएंगी, आप सर्च कर सकते हो। तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताइए, जो है वो बताया। तो टिप्स में काम करना नहीं है और आगे की विधि हमें नॉलेज के द्वारा ही पकड़नी है। चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए उस दिन सब कुछ अच्छा होता जाएगा। इसलिए भ्रम से दूर रहिए, हकीकत में जीना शुरू कीजिए, लालच को त्यागिए, टिप्स से दूर भागिए और समझने पे समय लगाइए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे इन वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।